हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकोशाला बाय अंकिता। अगर आप क्लास 11th में हैं तो हम इस वीडियो में सभी अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा पहला अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? So business transaction is an economic activity that can be measured in money. Business transaction वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी बिजनेस में होने वाले वो ट्रांजेक्शन जिनमें पैसे का लेन देन होता है, जिनमें पैसा शामिल होता है, मनी शामिल होती है, वही ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। अगर आपने गुड्स को 10,000 रुपीज़ में परचेज किया है तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा कैपिटल। सो कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस। बिजनेस के ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो भी मनी या एसेट्स इंट्रोड्यूस की जाती है यानी लाई जाती है उसे कैपिटल कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑनर स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹50,000। ऑनर ने 50,000 रुपीज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो ये 50,000 रुपीज़ क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है, और हाँ, कैपिटल जो होती है वो ऑनर का इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है जिसको वो फ्यूचर में बेनिफिट के लिए करता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। सो ड्राइंग क्या है? सो ड्राइंग आर कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। सो ऑनर के द्वारा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कोई कैश या गुड्स को वो घर लेकर के जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑनर्स विदड्रॉस 5,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपीज़ घर लेकर के गया तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैपिटल क्या होती है? एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और ड्राइंग क्या है? वो अपने घर लेकर के जाता है तो वो उसकी कैपिटल को क्या करती है? रिड्यूस करती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑन्ड बाय द बिजनेस हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। इसको हम और आसान भाषा में समझें तो एसेट्स बिजनेस के पास वो चीज़ें हैं जो उसे फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एसेट कहलाती हैं, जिनको आप खरीदते हैं सेल करने के लिए नहीं, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके। आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो? एनहेंस हो। हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है एसेट्स। ठीक है, तो ये क्या है? एसेट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स को। एग्जाम्पल कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब क्या हैं? एसेट्स हैं। तो एसेट्स व्हाट द बिजनेस ऑन्स, बिजनेस के पास जो है उसे एसेट्स कहते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स पहला टाइप है फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। वो एसेट्स जिनको आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं, यानी वो ऐसे जिनको आप खरीदते हैं सेल करने के लिए। नॉट फॉर सेल, बड़ी याद रखिएगा इसके लिए, नॉट फॉर सेल, जिसको आपने परचेस किया है सेल करने के लिए नहीं, वो एसेट्स क्या कहलाती हैं? फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी एसेट्स क्या हैं? फिक्स्ड एसेट्स हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या हैं? एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। वो एसेट्स जिनको आप शॉर्ट पीरियड यानी विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी एसेट्स करंट एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये सभी क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स दैट कैन बी शीन एंड टच। वो एसेट्स जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी एसेट्स क्या कहलाती हैं? टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी क्या हैं? टेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स।
सच एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वो एसेट्स जिनको आप अपनी आंखों से न देख सकते हैं न हाथों से टच कर सकते हैं, वो सभी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल जैसे कि किसी का नाम, जो कॉपीराइट होता है, जो ट्रेडमार्क होता है, लोगो होता है किसी चीज़ का, उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? तो लायबिलिटीज आर अमाउंट दैट द बिजनेस हैज़ टू पे टू आउटसाइडर, यानी लायबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस को बाहर पे करनी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज कहलाती हैं। जैसे लोन है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है। आपने लोन लिया है तो आपको उसे पे करना पड़ेगा। आपने अगर कोई गुड्स को क्रेडिट में ख़रीदा है, मतलब उधार में ख़रीदा है, तो आपको फ्यूचर में वो अमाउंट उसे देनी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज़ कहलाएंगी, ठीक है। तो टाइप्स देखिए इसके क्या टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सो लायबिलिटी पेबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड, जनरली विद इन अ 1 ईयर। वो लायबिलिटी जिनको आपको शॉर्ट टर्म में पूरी करनी होती है। इट मीन्स पूरा जो अकाउंटिंग ईयर होता है, उस एक अकाउंटिंग ईयर में उस लायबिलिटी को पे करनी होती है, उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। इट मीन्स जिनको आप 1 साल से ज़्यादा टाइम ले करके जिन लायबिलिटी को आप पे कर सकते हैं, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स। जैसे आपने लोन लिया, तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसको आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का लोन लिया, तो उसको आप तुरंत नहीं पे करते, उसको आप 10 साल, 20 साल में पे करते हैं, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्न फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल है सेल्स कमीशन रिसीव्ड। इट मीन्स बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में, उससे जो इनकम अर्न होती है, यानी जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, उस गुड्स से, उस गुड्स को सेल करने पर जो आपको रिसीव होता है, जो अमाउंट रिसीव होती है, उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। जैसे आपने सेल्स किया, आपको कमीशन रिसीव हुआ, तो वो सब क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू इंक्रीजेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। जो रेवेन्यू है वो बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एनहेंस करती है, बढ़ाती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, यानी गुड्स को बेचने लायक बनाने के लिए उसमें किया गया खर्च एक्सपेंस कहलाता है। एग्जाम्पल है रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या है, एक्सपेंस हैं। तो एक्सपेंस रिड्यूसेस प्रॉफिट। एक्सपेंस क्या करता है, प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारा इनकम। इनकम मीन्स द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस। बिजनेस में जो अमाउंट अर्न की जाती है, कमाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। एग्जाम्पल है कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमारे पास जिस भी तरीके से पैसा आता है, ठीक है, हम इनकम अर्न होती है, वो क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। जैसे इनकम इंक्रीजेस प्रॉफिट। इनकम प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सो व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन एक्सपेंस, द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मीन्स हमारे जो इनकम है, जिस भी तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा है और जो खर्च है, तो हमारी इनकम अगर एक्सपेंस से ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम में से आप एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे इनकम 50,000 है, एक्सपेंसेस 40,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, 10,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब लॉस क्या है? सो व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, द डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस। जब हमारे एक्सपेंस हमारी इनकम से ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा।
इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस इनकम। ठीक है, एक्सपेंस सपोज दैट 50,000 है, इनकम 40 एक्सपेंस 50,000 है, इनकम 40,000 है, तो लॉस क्या हो जाएगा, 10,000 होगा। हम 40,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 10,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है परचेस। परचेस मीन्स बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इन द बिजनेस। आप गुड्स को बेचने के लिए आप खरीदते हैं, उसे परचेस कहते हैं। एग्जाम्पल है, अ शॉपकीपर परचेस क्लोथ फॉर रीसेल। सपोज दैट आपकी क्लोथ की शॉप है, आप कपड़ों की दुकान है आपकी, तो जब आप कपड़े खरीद रहे हैं, उसको खरीद कर वापस से आप बेचेंगे, रीसेल करेंगे, तो वो क्लोथ को परचेस करना क्या कहलाएगा, परचेस कहलाएगा। वो आपके लिए क्या है, शॉपकीपर के लिए क्या है, वो क्लोथ्स उसका गुड्स हैं। यानी जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं वो चीज़ आपकी गुड्स कहलाती है। सपोज दैट मेरा शुगर का बिजनेस है, तो मेरे लिए शुगर क्या है, शक्कर क्या है, मेरा गुड्स कहलाएगा। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मेरे लिए वुड क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगा। ठीक है, बाइंग फर्नीचर इज नॉट परचेस, इट इज परचेस ऑफ एन एसेट। अब आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, आपका बिजनेस सपोज दैट क्लोथ्स का है, फिर अगर आपने फर्नीचर को खरीदा है तो ये क्या है, परचेस नहीं है, वो एसेट का खरीदना है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, परचेस क्या है और एसेट्स क्या है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। एक टर्म होता है परचेस, यानी जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप खरीदते हैं ताकि आप दोबारा बेचें, तो वो आपका परचेस कहलाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस चीज़ का आप बिजनेस करें, सपोज दैट अगर मैं फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, तो मेरे लिए मेरा फर्नीचर क्या है, मेरा गुड्स है। और जिसकी शॉप है, सपोज दैट उसका किसी और चीज़ का लेदर का बिजनेस है, तो वो उसके लिए गुड्स क्या है, लेदर है। तो जब वो लेदर खरीदेगा तो वो उसका गुड्स है। मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, तो मेरे लिए फर्नीचर मेरा गुड्स है। ठीक है, और लेदर के बिजनेस वाले के लिए फर्नीचर उसकी एसेट है, क्योंकि वो फर्नीचर खरीद रहा है रीसेल करने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखते हैं सेल्स। सेल्स क्या है, सेल्स मीन्स सेलिंग गुड्स परचेस फॉर रीसेल, यानी जिस गुड्स को आप खरीद रहे हैं दोबारा रीसेल करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। और शॉपकीपर सेल्स क्लोज टू कस्टमर, शॉपकीपर क्लोज कस्टमर को सेल करता है, तो वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज नॉट सेल्स, इट इज सेल ऑफ एन एसेट। अब आपका कोई पुराना फर्नीचर है, आपका बिजनेस किसका है, क्लोथ का है। ठीक है, तो क्लोथ को आप सेल कर रहे हैं, तो वो आपका सेल्स है। अब आपके शॉप में, आपके बिजनेस में जो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, अब आप उसको बेच रहे हैं, तो वो सेल्स नहीं कहलाएगा, वो एसेट्स, यानी उसको उसे क्या कहेंगे, इट इज सेल ऑफ एन एसेट। ठीक है, वो एसेट्स को सेल करना कहलाएगा, वो बिजनेस का सेल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये क्लियर हो जाएगा जब हम धीरे धीरे और जब डेप्थ में अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मीन्स गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। गुड्स में वो गुड्स, बिजनेस में वो गुड्स जो बचा हुआ है जिसको आप बाद में रीसेल करेंगे, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो दो मेन टू टाइप्स के हैं स्टॉक। पहला है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक अवेलेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ईयर के स्टार्टिंग में जो गुड्स है, जो गुड्स बचा हुआ है, अवेलेबल है, उसे क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म को देखते हैं, वो क्या है, डेटर्स। तो डेटर्स क्या है, डेटर आर पर्सन हु ऑ मनी टू द बिजनेस बिकॉज दे परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जिसको आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है, उधार में गुड्स बेचा है, उस पर्सन से, उस बिजनेस से आपको फ्यूचर में क्या होगा, पैसे रिसीव होंगे, वो मिलेंगे। ठीक है, तो वो पर्सन, वो बिजनेस आपके लिए क्या है, डेटर है। यानी किसी ने आपके पास उधार में खरीदा है, आपने उधार में बेचा है, तो बेचा है तो फ्यूचर में उससे पैसे रिसीव होने हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा,
डेटर कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राम परचेज गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। राम ने गुड्स हमसे उधार खरीदा है तो उस 10,000 रुपीज़ उससे हमें फ्यूचर में मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, राम हमारे लिए क्या है, डेटर से। इसको और दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000। इसको मैं अगर इस लैंग्वेज में लिख दूँ, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट टू राम, तो ये भी क्या कहलाएगा, राम को हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स क्रेडिट में सेल किया, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल कहलाएगा। राम से हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो ये क्या है, डेटर है। ठीक है, अब देखते हैं, राम इज अवर डेटर। राम क्या है, डेटर। डेटर्स इज इक्वल टू अमाउंट रिसीवेबल, यानी जिससे हमें फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होनी है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सो क्रेडिटर आर पर्सन टू whom द बिजनेस ऑज मनी बिकॉज गुड्स आर परचेज फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट। अब इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, किसी से हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकती है, कोई एंटरप्राइज हो सकती है, तो उसे फ्यूचर में हमें पैसे देने होंगे, इट बिकम्स लायबिलिटी, हमें पे करना होगा, तो वो पर्सन, वो बिजनेस हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। हमने मोहन से 10,000 रुपीज़ का गुड्स क्रेडिट में खरीदा, तो मोहन हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है, मोहन इज अवर क्रेडिटर। मोहन क्या है, हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स क्या है, अमाउंट पेएबल, जिससे हमें फ्यूचर में अमाउंट पे करनी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स, बिल्स रिसीवेबल। आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ये सब मिलते जुलते अकाउंटिंग टर्म्स हैं। बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट अंडर विच द बिजनेस विल रिसीव मनी ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने क्रेडिट में सेल किया है तो उससे हमें फ्यूचर में पैसे रिसीव होने हैं, फ्यूचर में हमें पैसे उससे क्या होंगे, मिलेंगे, तो वो क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। अब सपोज दैट उस पर्सन ने एक बिल को एक्सेप्ट किया कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इस पर्टिकुलर डेट को पैसे दूंगा, तो वो जो बिल होता है उसे क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल कहते हैं। वो बिल ये इंडिकेट करता है कि हमें उस राम से या एबीसी जो कोई भी है उससे हमें इस डेट को पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल क्या है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, और ये भी क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। The bills payable is a written document under which the business has to pay money on a specified future date। यानी अब हमने किसी से क्रेडिट में परचेस किया है तो उसको हमें पे करना है, तो उस समय जो बिल बनता है उस पर्टिकुलर डेट को हमने एक्सेप्ट किया कि हम इस पर्टिकुलर डेट को हम पैसा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेएबल कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंट, बिल्स पेएबल इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड। जो अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करनी है वो बिल्स पेएबल है। इट इज अ लायबिलिटी, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके की लायबिलिटी है। जैसे क्रेडिटर लायबिलिटी है वैसे ही बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है। बैड डेट्स क्या है, अब देखते हैं बैड डेट्स क्या है। बैड डेट्स आर अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम डेटर्स दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। बैड डेट्स वो अमाउंट है जो डेटर्स के पास से रिकवर्ड नहीं हुई, यानी जिनसे हमें पैसा रिसीव होना था वो पैसा हमें नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल है, राम और 5,000 रुपीज बट बिकम्स अनेबल टू पे। राम से हमें 5,000 रुपीज मिलने थे जो हमें नहीं मिले, तो वो क्या है, बैड डेट्स है। नॉर्मल लैंग्वेज में हमें ये पता है, बट इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपीज क्या हुआ, बैड डेट्स हुआ। बैड डेट्स क्या है, लॉस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए लॉस है। चलिए अब एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑनर का इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में ऑनर के द्वारा लगाया गया पैसा या एसेट्स, वो क्या है, कैपिटल है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग ऑनर्स के विथड्रॉवल है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी कैश या एसेट्स लेकर जाता है वो ड्राइंग कहलाती है।
एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीज़ें हैं जो बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं होती हैं, जो फ्यूचर में बेनिफिट के लिए होती हैं, जिससे अर्निंग कैपेसिटी एनहेंस होती है, उसे एसेट्स कहेंगे। लायबिलिटीज़ क्या है? जो आपको अमाउंट बाहर पे करनी है वो क्या है? लायबिलिटी है। रेवेन्यू क्या है? जिस भी तरीके से आपको अमाउंट अर्न होती है वो रेवेन्यू कहलाता है। कॉस्ट क्या है? गुड्स को सेल करने तक बनाने के लिए जो खर्च होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंस कहलाते हैं। इनकम क्या है? जो भी अर्निंग्स होती हैं वो सब क्या है? इनकम है। प्रॉफिट क्या है? अगर आपकी इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट है। अगर आपका एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा है तो लॉस है। गुड्स को सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए आप जो खरीदते हैं गुड्स वो परचेस कहलाता है, उसे सेल करते हैं तो वो सेल्स कहलाता है। रीसेल करने के लिए जो गुड्स बिजनेस में होल्ड है अभी वो स्टॉक कहलाता है। डेटर्स क्या है? जिनसे पैसे हमें मिलने हैं फ्यूचर में वो क्या है? डेटर्स हैं। क्रेडिटर्स क्या है? जिनको हमें पैसे देने हैं। बिल रिसीवेबल क्या है? वो बिल है जो एक्सेप्ट किया गया है पर्टिकुलर डेट को, हमें उससे पैसे रिसीव होने हैं। बिल्स पेबल क्या है? जिसको हमें पर्टिकुलर डेट को पैसे देने हैं। बैड डेट्स क्या है? जिन डेटर से हमें पैसे मिलने थे वो हमें पैसे रिसीव नहीं हुए तो वो क्या कहलाएगा? बैड डेट्स कहलाएगा। तो ये हमने डिस्कस किए हमारे सभी अकाउंटिंग टर्म्स को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो, आपको अकाउंटिंग टर्म्स को समझ इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो मेरे चैनल एकोशाला बाय अंकिता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।